बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। आज जिस बर्क रफ्तारी से आईनी बेंच ने कोई 1150 से ज़्यादा केसेस सुने हैं, मेरा ख्याल है इसी रफ्तार से अगर वो सुनते रहे तो बड़ी जल्दी तमाम मुकदमात सुन के एडजर्न हो जाने हैं, क्योंकि फ़ैसला तो हुआ को नहीं। फ़ैसला जो हुआ है तो वो भी नाज़रीन आज अच्छी कमाई हुई 20,000 रुपये की आईनी बेंच की। तो बंदा 100 अरब देने को भी तैयार था। बंदा 100 अरब देने को भी, इन्होंने कहा जी आपकी हैसियत नहीं है कि आप 100 अरब दे सकें। वैसे उसको आगे कहना नहीं चाहिए था, चलो 10 लाख करो तुसी मैं नहीं दे सकता, तुसी तो दे सकते हो। तो बहरहाल नाज़रीन वो हुआ कुछ टैक्स मुकदमात थे, उसमें 1128 जो कि एडजर्न हुए हैं 3 हफ्तों के लिए। बाकी तो इक्का दुक्का केस इसका कुछ नहीं हुआ। 26वीं तरमीम पे ख़वातीन वकला ने दरख्वास्त दायर की है। इसके अलावा इमरान खान साहब की और शेख रशीद इन सब की बरियत का एक फ़ैसला है, बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ैसला है ट्रायल कोर्ट का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से एक दो और ख़बरें हैं, उनसे भी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सुहेल साहब, सबसे पहले तो आईनी बेंच टोटल 20 मिनट या 25 मिनट हार्डली हियरिंग हुई और उसके बाद बेंच उठ के चला गया। तब से अभी तक बेंच सिर्फ सुकून कर रहा है, ठीक है, ये अगले दिन की फाइलें पढ़ रहा होगा। और मज़े की बात, जो जुमेरात को राय सब हियरिंग हुई थी ना, जुमेरात और जुम्मे को जो समातें हुई थी, आज हम मंडे, जुमेरात पूरा दिन जुमेरात का, फिर जुम्मा, फिर हफ्ता, फिर इतवार। अभी इस वक्त तक मंडे को भी जब टाइम हो गया है, इस वक्त सुहेल साहब क्या है 3:15 बज रहे हैं नाजरीन, अभी 3:15 बजे तक आईनी बेंच के किसी एक केस का भी रिटर्न ऑर्डर नहीं आया और आईनी बेंच का स्टाफ भी बाहर फिर रहा है। और मेरी बात सुने, आप क्या समझा कि जिस दिन अमीरुद्दीन फैसला लिखेंगे सर उन्होंने कोर्ट में डिक्टेट करवा दिया ना, अब स्टेनो ने टाइप करके देना, मेरी जो बात साइन सुने, करने। आप बहस वो तरफ निकल जाएगी। आईनी बेंच आज फिर आम साइलिन के मुकदमात छोड़कर बैठा हुआ था। सिर्फ 20 मिनट आम बैठा। साइलिन के वो मुकदमात जो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में डिसाइड किया गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह के प्लान के मुताबिक 1 माह में हमने इतना एक टास्क है कि ये केसेस निपटाने हैं, वो केसेस छोड़ के आईनी बेंच अपने केसेस सुन रहा है और सुबह 9:30 बजे सुन रहा है। वो रूटीन की काज लिस्ट ये जजेस फॉलो ही नहीं कर रहे। तो ये जस्टिस यहिया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस देखना होगा कि फिर वो केसेस क्या इनको मुकम्मल छुड़वा देना है, या फिर जो एक बैकलॉग जो है ना वो मुकदमात का इल्तवा ख़त्म करने की कोशिश है, जो जस्टिस मंसूर फार्मूला है, क्या उसकी राह में ये चीज़ रुकावट नहीं बन रही? मैं यही आपसे पूछने लगा था, क्या ये सिर्फ फार्मूला क्योंकि मंसूर अली शाह साहब का इसलिए फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है? सिर्फ इसलिए नहीं, अगर ऐसा है तो देखें, अगर 2-3 माह में सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात फ़र्ज़ किया आधे ख़त्म हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का फार्मूला लगाया जाता है, तो वो जवाज़ ख़त्म हो जाएगा जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस लाने हैं 17 और, जिसके लिए कानून साजी की गई। और अगर 6 माह के अंदर मुकदमात ही 5,000 पड़े हों तो उस पर 17 जज भी आपको भारी लगेंगे, आपको एडाक जज भी इजाफी लग रहे होंगे, तो 17 और कहाँ से लाएंगे? वो डिज़ाइन फ्रस्ट्रेट होना है। लिहाजा अब इस इल्तवा को बाकी रखना एक जवाज़ के तौर पर बड़ा ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने वादे वईद किए हुए हैं कि जी हमने मज़ीद जजेस इंडक्ट करने हैं। तो वो सिचुएशन अगर ख़त्म हो गई तो मसला हो जाएगा। इसलिए अच्छा, मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर वो जजेस लगाएगी भी नहीं, सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया हुआ है। वो आजम तारड़ ने तो असम्बली में कह दिया था जी, हमारे यहाँ देखिए कि अभी हम 2, 3, 6, 4 जजेस लाएंगे, ये ग्रेजुअली होगा, आस्ता आस्ता होगा। वो तो ये सिर्फ भाई इनको ब्लैकमेल करने और प्रेशराइज करने के लिए वो उसने टैक्टिक्स वगैरह सारे इस्तेमाल किए उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि ये जो आईनी बेंच बैठा हुआ है, अब देखिए आज वो क्लब करके टैक्स के केसेस लगा दिए 1100-1200, 3 हफ्ते के लिए कह दिया जनाब। एक लगा हुआ था केस वो आज़ाद उम्मीदवार का, वो तो ख़त्म हो गया। खैर ये बस इसी तरह ये अभी हलवा खा रहे हैं ना। अभी जिस तरह आपने इंट्रो में कहा ना कि अभी आने वाले केसेस है भाई, 26वीं आईनी तरमीम का आज एक और जो दरख्वास्त दायर हुई है लतीफ़ खोसा साहब ने की है, फौजी अदालतों वाले की जल्द ट्रायल किया जाए। भाई यहाँ पर जब वो केसेस लगेंगे तो लग इन्हें पता जाएगा। और फिर ये आज वो नकवी साहब जो एक मौलवी इकबाल हैदर साहब को 20,000 रुपये जुर्माना करते हैं, इनके सामने यहाँ पर तो बड़े बड़े वकला आएंगे। जब वो आएंगे तो फिर क्या होगा? चले अकरम साहब को हुआ है, लेकिन जब बड़े वकला आएंगे तो फिर देखा जाएगा ना। नहीं तो मुझे बताएं कि 100+ मुकदमात लगा के ये आईनी बेंच अगली डेट्स भी देता जा रहा है उस पर, तो इसका मतलब है कि बैठ भी ये सुबह 9:30 बजे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तो क्लियर पैगाम दे रहे हैं दूसरी कमेटी को जी कि आपकी किसी काज लिस्ट को ना तो हम फॉलो करेंगे, ना हम उस पर अमल दरामद करेंगे, ना हम उसमें बैठेंगे।
तो ये कैसे चलेगा? सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट खोलें तो उसमें आपको 4 जजेस चैम्बर वर्क भी मिलते हैं और टोटल। हाँ जी, तो ऐसे तो फिर आम साइलिन का तो काम नहीं हो रहा है। बिलावल भुट्टो साहब को मुबारक हो जी, आपके इतना बड़ा विजन जिसने आम साइलिन का रास्ता ही बंद कर दिया। नहीं बिलावल साहब का विजन नहीं था ये। उनका विजन है सर। जितनी उसने जोर लगाया तरमीम और के लिए, बिलावल तो साहब मुस्लिम तो ने नहीं किया। एज ए मोरा इस्तेमाल हुए यार। और सर जो यार, सामने यार, आया मैं उसी को कहूंगा। हम जिस तो उससे बंदे ने बात करेंगे speeches जिसने की है सामने ना, आके किया, जो मौलाना के घर बैठ जाता था फिर निकलता ही नहीं था। बिलावल हम तो उसी को कहेंगे ना। वो जो कहता था ये ख्वाब में, कायदे आजम का ख्वाब में वो जिक्र था ये, आईनी अदालत बनेगी। आईनी अदालत बनेगी। बस उनको आधी बातें सारू ने बताई हुई थी। कायदे आजम का ख्वाब भी आधा बताया हुआ था किसी ने। नहीं, और कायदे आजम कहते थे कायदे कि आजम भाई- को नहीं, विजन तो कायदे आजम का था। कायदे आजम को पता था कि आगे जाके एक जो है ना बिलावल भुट्टो आएगा, उसको मरोड़ उठेगा आईनी अदालत का। और यार इसलिए उस मैं अभी वक्त से कह ब्रिटिश- दूं। ब्रिटिश कोर्ट्स थी, ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम था इंडिया में, तो आईनी मामलात के लिए ना उनको ट्रैवल करके यूके जाना पड़ता था आर्गूमेंट्स के लिए। तो उन्होंने कहा था एक बेंच उसका यहाँ भी कायम कर दें। क्योंकि यहाँ पे यहाँ सिर्फ पे ये मौजूदा हालात CRPC में वाली हमें वो- अदालतें हाँ, थी। मौजूदा हालात में हमें वो सिचुएशन नहीं थी। फिर उन्होंने कहा जी ये आईनी अदालत मिसाक जमहूरियत में था। वो मैंने उनसे मुलाकात में खोल के पढ़ के बताया कि उसमें नहीं था, उसमें था सिर्फ 6 साल के लिए इसको लाना है हमने, ताकि मुशर्रफ का कबाड़ हम ठीक कर सकें। अब उन्हें समझ आ चुकी है, लेकिन लेट आई है। अब नजम सेठी को समझ आ चुकी है। अब वो सारी सिविल सोसाइटी जो पिछले 2-3 साल से खामोश थी, जो बोल नहीं रही थी इमरान खान के मामले पर, जैसे वो नवाज शरीफ के मामले पर बोला करती थी, अब वो बोल पड़ी है। अब आपको बड़े बड़े मीडिया हाउसेस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना प्रेशर कुकर से ज़रा ज़रा धुआं निकलना, वो निकालना शुरू हो गए हैं। अब जैसे सबको ये नवाज लग शरीफ सीटी निकाल भी जाती अरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं ना जी, अरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से मैं बात नहीं करता कोई भी, लेकिन चले उन्होंने कहा ये, आपके लेकिन वो उस्तादों में से। हाँ उन्होंने कहा जी कि वो नवाज शरीफ वो प्रेशर नहीं बनने दे, सीटी बजती रहती है, ठुस ठुस करती रहती है जनाब। हाँ नहीं नहीं ऐसे वो पता नहीं कौन सा मूली वाला पराठा खा के हाँ प्रेशर निकाल। अच्छा नहीं वो मैं क्या वो बात कर बरियत रहा वाली, था। अच्छा वो आप कह वो रहे थे सिविल वो सोसाइटी जो है चैनल्स ना- भी जो है ना वो प्रेशर मारना शुरू हो गए। हाँ हाँ वो सारे, अब चूंकि ये बात इमरान खान के कंधों पे नहीं रह गई, अब ये बात पीटीआई के कंधों पे नहीं रह गई, अब ये सुप्रीम कोर्ट के उन इंडिपेंडेंट जजेस के ऊपर नहीं रह गई। अब ये बात जो है ना, इसका बोझ बाकी दीवारों पे पड़ना शुरू हो गया है। इंटरनेट अगर बंद होगा तो उसको क्या आपको लगता है कि पीटीआई का नुकसान होगा? बैंकिंग टीवी सेक्टर बैठ चैनल्स- जाएगा आपका। हाँ यार मेरी टीवी बात सुने, नजम टीवी सेठी साहब चैनल- ने जो तो बात पहले की है उनको ना, पूरा होने दें। समझें, टीवी चैनल्स आज डिजिटल पे आपका मीडिया शिफ्ट हो चुका है, डिजिटल से अर्निंग्स है उनकी। हाँ जी नेट डाउन होने से उन्हें पता होगा हमारी रीच खत्म होगी, ये उनका अपना स्टेक पैदा हो चुका है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का आपने कहा, स्टूडेंट्स सारे जो है ना उनका ऑनलाइन सारी सिस्टम Business के सारा ऊपर उनका एआई था। बेस्ड सिस्टम है। ये कॉलिंग सेंटर बने हुए थे जितने यार। ई कॉमर्स है, आपको गिरगित से लेके आप देखें, आपकी फ्रीलांसिंग जो है ना एक बहुत बड़ी मार्केट, और पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा था। अब जितने भी वो अपवर्क और फाइबर थे। फाइवर एंड अपवर्क सर दुनिया के 2 प्लेटफॉर्म हैं जो आपके ऑनलाइन जॉब्स देते हैं। आप अगर एडिटर हैं तो आप वहाँ पे प्रोफाइल बनाएं तो आपको पूरी दुनिया से एडिटिंग के लिए कोई स्टाफ, आप राइटर हैं तो आपको ये मिलेगा, आप कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है तो ग्राफिक आपको वो डिजाइनर काम है, मिलेगा, आप उनको ग्राफिक मिलेगा। डिजाइनर के तो वो मिलेगा। वेब डेवलपर और है, लड़के उनको बच्चे बिल्कुल बच्चियां ऐसा घर ही। बैठकर उसके ऊपर पूरी दुनिया से लेते थे, उनकी प्रोफाइल के ऊपर फिर जितना प्रोजेक्ट्स करते थे उतनी रेटिंग अप पाती थी, उनका रेट अच्छा लगता था, काम ज़्यादा मिलता था। पाकिस्तान में ऐसे वर्क करने वाले गिलगित में ही खाली आपके बेतहाशा लोग हैं, मैं आपको मिला सकता हूँ, जो ये काम कर रहे थे पूरे पाकिस्तान में कर रहे थे, उनका दुनिया से अच्छा रिस्पांस आ रहा था। जब से और नेट दुनिया डाउन से हो रहा पैसे है, कमा के नेट कमा में रहे थे। फिनिश लोगों को समझाने दें मसला क्या है। जब से नेट बंद होना शुरू हो गया तो वो अपवर्क एंड फाइवर ने वहाँ पे एक काशन लगाना शुरू कर दिया है इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए कि अगर आप पाकिस्तान में ऑर्डर देंगे तो उसमें कोई डिले होगा डिलीवरी में तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि उनका नेट बंद रहता है। तो इस तरह आपके लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, आपके मुल्क में जो डॉलर्स आ रहे थे, जो एक चैनल है उसको बंद किया जा रहा है। ये यूट्यूबर्स की बात नहीं है, यूट्यूबर्स उसमें आटे में नमक के बराबर जो है ना वो शायद उसमें से ले रहे होंगे जो न्यूज़ रिलेटेड यूट्यूबर्स हैं। बाकी यूट्यूबर्स भी आपके एंटरटेनमेंट से वाबस्ते हैं, जो ज़्यादा कमाई करते हैं, उससे हुकूमतों को ख़तरा नहीं है, उससे किसी प्लानिंग को ख़तरा नहीं है। अच्छा, फिर ये जो फहाशी है उसको रोकने के और बहुत तरीके हैं। आप उन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप किसी सड़क से अगर बाहर वाली से गुजर के रोज़ अगर कोई क्रिमिनल चले गए थे जिन्होंने बैंक लूटे इस्लामाबाद में, तो आप सड़क नहीं उखाड़ेंगे, आप उनका रास्ता रोकेंगे। वीपीएन को या
नेट को बंद करना सड़क को उखाड़ने के मुताबिक है कि इससे एक दिन चोर भी गुजरे थे सर, उससे लोग और भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये चीज़ें सारी आप जो है ना बंद करने से मुल्क का नुकसान होगा, दुनिया से कटना शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी यूथ को इंगेज नहीं करेंगे और ये सारे मसाइल जो है ना फिर फट के फिर सड़कों पे फिर लोग ऐसे निकला करते यार हैं। मेरी बात सुनो, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि जैसे वीपीएन का इस्तेमाल तो गैर शरई हो गया, ठीक है। अब एक तो उन्होंने कफारा नहीं बताया है कि निकाह फासिक हुए या दोबारा कलमा पड़ेगा, चलें उसको छोड़ देते हैं। उन्होंने नहीं बताया तो हम भी नहीं पूछते उनसे, दोबारा वरना नए सिरे से काम करना पड़ जाएगा। नहीं, वो रात और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कुछ नहीं हुआ। हाँ। अच्छा नहीं हुआ, राणा साहब ने नया फतवा जारी कर नहीं उन्होंने कहा जी, मैंने पूछना सर साहब आपसे सिर्फ ये था कि बहुत से वीपीएन गवर्नमेंट रजिस्टर कर रही है, तो क्या रजिस्टर्ड वीपीएन से कोई पोर्न साइट खोलें तो फिर वो शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? यार देखिए मेरी बात सुने, मैं एक तो जो बकौल इस्लामी नहीं, निजाती हमारे जो मुल्ला है ना, अगर इन पर बात ना करें तो ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि हमने किताबों में पढ़ा है कि वो एक कल अरशाद आरफ साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। अरशाद आरफ साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जी जब पाकिस्तान अंग्रेज़ दौर में जब पाकिस्तान के अंदर वो यहाँ पर नोट आया ना, कागजी नोट, तो मुल्ला को कहा गया कि आप इसके खिलाफ फतवा जारी करें। तो मुल्ला ने कहा जी कि मैं इसके खिलाफ फतवा तो जारी करेगा, मेरा फतवा तो नहीं चलेगा लेकिन ये नोट चल जाएगा, ठीक है। मैं बात उसने दुरुस्त की ना। अब देखिए लाउड स्पीकर है तो मुल्ला ने कहा इस पर अजान नहीं देनी जी, इसलिए कि ये हराम है शरई तौर पर। आपका वो कैमरा आया तो उन्होंने नहीं, उसी तरफ जा रहा हूँ, कैमरा आया तो उन्होंने कहा जी फोटो नहीं बनाना, ये शरई हराम है। टीवी आया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं टीवी पर नहीं बैठा, ये शरई हराम है। आजकल मुल्ला जब खिताब करता है ना तो कहता है यार वो साउंड वाले को इसको इको ठीक कर, बेस ठीक कर, बेस पिच ठीक कर, आवाज़ मेरी खूब निकलेगी। फोटोग्राफर लेकर साथ साथ घूम रहे होते हैं, टीवी पर बैठते हैं तो कहते हैं में हम थे, हमें शिकवे आते थे जी मौलाना साहब की फोटो नहीं कैमरे को जरा इधर फोकस करें। यार ये काम नहीं होना चाहिए। रात को राणा सनाउल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा शिराद इकबाल के प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा जी आप वीपीएन इस्तेमाल करें, कोई आपको गुनाह नहीं होगा, जज़ा सज़ा का अमल नहीं होगा आपके। मैं गारंटी देता हूँ नहीं पूछूंगी आपसे। खबर ब्रेक करूँ? करें बिल्कुल करें। अडियाला जेल में समातें चल रही थी, इस दौरान वहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली साहब आए हैं और उन्होंने इमरान खान को GHQ हमला केस का इंस्पेक्शन नोट फराहम कर दिया है और इंस्पेक्शन नोट पर इमरान खान ने साइन करके रिसीव कर लिया, अगरचे उनके वकला ने एतराज़ किया कि ये पहले रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था और ये उन्होंने ये कहा जी ये टेम्पर्ड दस्तावेज़ है और मुलजमान में पहले इमरान खान का नाम शामिल नहीं था, तो अब क्यों किया गया, लेकिन उन्होंने रिसीव कर लिया है और बाकी मुलजमान को इसमें इश्तिहारी करके 25 नवंबर को फ़र्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इमरान खान पर शहबाज गिल, मुराद सईद, अमाद अज़हर और जुल्फ़ी बुखारी जो है इनको इश्तिहारी करार दिया गया है 23 मुलजमान को, और बाकी जो हैं इमरान खान वगैरह पर फ़र्द जुर्म 25 नवंबर को आयद की जाएगी। तोशा खाना 2 में बुशरा बीबी पेश नहीं हुई, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, उनको नोटिस जारी किया गया है कि आप अगली समात पर ना आई तो आपकी ज़मानती में चल के ज़ब्त किया जाएंगे, आपकी ज़मानत खारिज की जाएगी, लिहाजा आप भी पेश हों ताकि फ़र्द जुर्म 21 नवंबर को आयद हो सके। 21 और 25 को दोनों पर 2 फ़र्द जुर्म। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो 25 मई वाला लॉन्ग मार्च था इमरान खान का, उसमें इमरान खान और दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला आज आ गया है। उसमें कहा गया है कि पुलिस ने बड़ी जो कहानी बताई है वो बड़ी मशकूक सी है कि 1000 से 1200 अफराद ने पुलिस के ऊपर हमला किया, लेकिन जज साहब कहते हैं कि एक भी पुलिस वाला ज़ख्मी नहीं हुआ, वो ऐसा हमला किया गया था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी एविडेंस रिकॉर्ड कर भी लें तो सज़ा होती है, हमें मुल्ज़िमान को नज़र नहीं आ रही, इसलिए उसमें इमरान खान, शेख रशीद और दीगर जो PTI की क़यादत थी इन सब को उसमें बरी कर दिया गया। सुहेल साहब आखिरी बस तबसरा करते हैं, फिर वीडियो लंबी हो रही है। मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले के ऊपर लतीफ़ खोसा साहब ने गालिबन तीसरी अर्ली हेयरिंग डाली है, लेकिन वो 3 अर्ली हेयरिंग के बावजूद वो केस अभी तक किसी खाते में नहीं आ रहा। बर से ज़ायद दरख्वास्तें या अर्ली हेयरिंग की डाली है। मेरे ख्याल में लास्ट कब इसकी समाअत हुई, जैसे अमीनुद्दीन के बाद इसकी हुआ था मामला, उसके बाद जो है वो अभी नहीं हुआ। देखिए ये मैं कहता हूँ ज़ुल्करनैन साहब, ये उन बेचारे जो 83 या 84 लोग हैं वहाँ पर, वो उस कस्टडी में उनका क्या कसूर है? दिसंबर में एप्लीकेशन में लिखा कि लास्ट हेयरिंग हुई थी, अब तकरीबन ये 11 माह ऑलमोस्ट। उनका क्या कसूर? जैसे अमीनुद्दीन खान यहाँ पर आईनी बेंच के सरबराह है, लगाए ना ज़रा, ये आप फैसला करें ना इस पर। हाँ, ये 7 मेंबर बेंच है तो ये उसमें, लेकिन इसमें बहुत से लोग वो ना जिन्होंने पहले फैसला दिया, वो नया बेंच बनाना पड़ेगा, कमीशन को बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मामला आगे चलेगा। तो नाज़रीन, और जहाँ तक बात की सोहेल साहब ने अभी वो खबर ब्रेक की है यार, ये GHQ वाले मामले में जो लाहौर ATC के जज ने जो अभी जमानत दी है और जो रिटन आर्डर लिखा है, उस रिटन आर्डर में सुप्रीम कोर्ट की 11 जो इमरान खान का 11 मई वाले सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आर्डर को इसका हिस्सा बनाया है।
लेकिन उसके बावजूद भी फिर अजीब व गरीब किस्म की यार वो जी हरकतें हो रही हैं। चलें कोई बात नहीं, अदालतें मौजूद है, अदालतें फैसले कर रही हैं, ये केसेस बनाते जाए। चलें इंशाल्लाह देखें जी, होप फॉर द बेस्ट। नाजरीन कल इंशाल्लाह फिर या शाम को हो सकता है नई वीडियो कर लें वक्त और हालात के मुताबिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।